नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो आने वाला जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके, और आपका जो आने वाला हाई कोर्ट का एग्जाम है उसमें भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर कोई और भी एग्जाम है जहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर जो है वो आपको हेल्प मिल सके। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, अच्छे से देखेंगे ताकि डिटेल से भी कुछ पूछा जाता है वो भी यहाँ से कवर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं विच इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एरर्स इन सॉफ्टवेयर कोड। तो बोलते हैं सॉफ्टवेयर कोड में अगर आपको एरर्स, इनके त्रुटियों को ज्ञात करना है तो किस तरह से किया जाता है, तो उसमें डिबगिंग प्रोसेस होती है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। डिबगिंग या फिर टेस्टिंग से भी जो है वो उनको दूर किया जा सकता है। तो डिबगिंग और टेस्टिंग ये दोनों होगा। वैसे मेन प्रोसेस जो होती है वो डिबगिंग होती है, जिसमें बग्स को जो है वो फाइंड किया जाता है, उनको रिमूव जो है वो किया जाता है। और टेस्टिंग भी फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग आंसर दिया गया था, तो इन दोनों को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। आगे बोलते हैं 24 में विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल बी हैंडल्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बोलते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा जो है वो इनमें से कौन सा एरर जो है वो हैंडल कर लिया जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना वो अगर कोई पावर फेलियर होता है उसको भी हैंडल कर लेता है। प्रिंटर में लैक ऑफ पेपर है तो उसको भी वो देख लेता है। कनेक्शन फेलियर इन दी नेटवर्क अगर फेल हो जाता है, कनेक्शन टूट जाता है, तब उसको भी वो मैनेज कर लेता है। तो 24 का जो है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि मेमोरी जो आपकी है उसको मैनेज करना, प्रोसेस जो है वो जो भी प्रोसेस हो रही है उसको प्रॉपर मैनेज करना, फाइल की मैनेजमेंट करना, डिवाइस की मैनेजमेंट करना। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे काम जो है वो होते हैं और उसी में ये सारी चीज़ें जो है वो कवर हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं 25 में, बोलते हैं इन MS विंडोज द रिसाइकल बिन स्टोर्स डिलीटेड आइटम अंटिल। बोलते हैं कि MS विंडो में अगर आपको डिलीट करना है, आपने कोई भी फाइल डिलीट की है तो वो रिसाइकल बिन में चली जाएगी। तो रिसाइकल बिन में वो कब तक जो है वो स्टोर रहती है? रिसाइकल बिन में वो तब तक स्टोर रहती है अंटिल यू एम्प्टी इट, जब तक आप उसको खाली नहीं कर देते। या फिर अब तो देखो जैसे आपके फ़ोन्स में भी रिसाइकल बिन्स होती है तो उसमें टाइम पीरियड भी होता है कि आप जब चाहें तब डिलीट कर देंगे, या फिर 30 दिनों में वो खुद डिलीट हो जाएगी। उस तरह से मॉडिफाई भी जो है वो चीज़ें हो जाती हैं। परंतु एज पर ऑप्शन यहाँ पर हम देखेंगे कि MS विंडो में जो है वो रिसाइकल बिन स्टोर्स डिलीटेड आइटम अंटिल यू एम्प्टी, जब तक आप उसको एम्प्टी नहीं करते वो रिसाइकल बिन में पड़ी रहती हैं। 26 में बोलते हैं इन MS वर्ड व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिक टूल बार। तो बोलते हैं जब MS वर्ड आप ओपन करते हैं तो आप कुछ भी लिखते हैं तो आप उसको जो है फॉन्ट साइज वहाँ पर जो है सिलेक्ट करते हैं। तो मैक्सिमम फॉन्ट साइज और मिनिमम फॉन्ट साइज आपको यहाँ पर बताना है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। तो उसका फॉर्मेट होता है 8 से लेकर 72 तक। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 8 एंड 72 जो है वो फॉन्ट साइज जो है वो रहता है। अगर हम बात करेंगे कहाँ से ये स्टार्ट होता है तो 8 से स्टार्ट होता है, फिर 9 भी होता है, 9 के बाद 10 होता है, 11 होता है, 12 होता है, फिर 12 के बाद सीधा 14, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 72 तक ऐसे ही जो है ये होता है। 48 आता है लास्ट में और उसके बाद सीधा 72 आता है। अगर हम बात करते हैं वर्ड कितना फॉन्ट साइज जो है वो सपोर्ट करता है तो वो 1 से लेकर 1638 तक जो है फॉन्ट साइज जो है वो ये जो है वो सपोर्ट करता है। तो ये भी ध्यान रखना है। परंतु ये 8 एंड 72 तो मतलब प्रैक्टिकल है, जब भी आप फॉन्ट साइज सेट करेंगे तो आपको यही डिजिट देखने को मिलेंगे 8 से लेकर 72 तक। इतना ध्यान रखना था। 27 में बोलते हैं ऑल दी फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट। तो बोलते हैं कि इनमें से जितनी भी टर्म्स हमारे पास वर्कशीट दिया गया है, सेल दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है, वर्क पेज दिया गया है, इनमें से बोलते हैं कि एक चीज़ ऐसी है जो कि स्प्रेडशीट से जो है वो संबंधित नहीं है। देखो जब भी आप स्प्रेडशीट खोलेंगे तो वर्कशीट तो वहाँ पर आती है, सेल्स भी वहाँ पर होते हैं, फॉर्मूला भी आप एंटर करते हैं वहाँ पर, परंतु ये जो आपका वर्क पेज होता है ये स्प्रेडशीट में नहीं होता। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ऑल द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट एक्सेप्ट वर्क पेज, ये ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास कुछ और चीज़ें भी समझना ज़रूरी हैं, जैसे कि क्या क्या हम समझेंगे यहाँ पर। जो भी स्प्रेडशीट में जब फॉर्मूला हम डालते हैं तो वो इजिकल टू से जो है वो साइन स्टार्ट जो है वो होता है। कुछ भी आप वहाँ पर फॉर्मूला डालेंगे तो पहले बराबर है का साइन लगाना ही पड़ेगा, तभी वो स्टार्ट होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आगे बोलते हैं इन MS पावर पॉइंट व्हाट आर द सिंबल्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन आइटम इन लिस्ट। तो बोलते हैं MS पावर पॉइंट में सूची में एक मद को पहचानने के लिए किन प्रतीकों का उपयोग जो है वो किया जाता है। MS पावर पॉइंट में अगर आप बात करते हैं कि किस तरह के सिंबल्स को जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो बुलेट्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। 28 का जो है वो सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इन MS वर्ड बुलेट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन आइटम इन लिस्ट, ये ध्यान रखना है। पावर पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है तो
एक क्वेश्चन MS पावर पॉइंट का बनता है कि कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर में अगर हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन अगर आपको बनानी है तो MS पावर पॉइंट का ही इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा बोलते हैं कि MS पावर पॉइंट जब आप बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या रहती है। MS पावर पॉइंट 2007 की आपको जो है वो एक्सटेंशन बतानी है, तो उसकी एक्सटेंशन रहती है .pptx। ये जो है वो इसकी एक्सटेंशन जो है वो रहती है। तो एक्सटेंशंस भी एग्ज़ाम में अभी तक पूछी गई हैं। ये बड़े बेसिक क्वेश्चंस हैं। और एक्सटेंशंस हो गया आप क्या, और मैंने ये एक और आपको बताया कि प्रेजेंटेशन बनाने के लिए क्या जो है वो इस्तेमाल होता है, तो वो सब चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट द डाटा कंटेंड इन द डाटाबेस इज एक्यूरेट, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से किसका अर्थ है कि डेटाबेस में जो डाटा है वो बिल्कुल करेक्ट है, सुसंगत है और विश्वसनीय है। अगर हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स, इनमें से किसका मतलब ऐसा है, तो 29 का ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी यानी कि डाटा समग्रता का मतलब ये है कि जो डाटा आपके पास है वो बिल्कुल करेक्ट है, डाटा जो है वो एक्यूरेट है, डाटा जो है वो रिलायबल है, डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है। तो 29 का जो है वो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, एक इस तरह से कह लेंगे कि कॉमन सेंस के ये क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन बोलते हैं द कमांड सेंटर ऑफ एक्सेस फाइल्स दैट अपीयर्स व्हेन यू क्रिएट और ओपन द MS एक्सेस डेटाबेस फाइल। तो बोलते हैं जब आप MS एक्सेस डेटाबेस फाइल को खोलते हैं या उत्पन्न करते हैं तो एक्सेस फाइल का जो समादेश केंद्र प्रदर्शित होता है वो है। तो देखो MS एक्सेस की बात की जा रही है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डेटाबेस विंडो। तो क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से समझाता हूँ। जब आप MS एक्सेस डाटा फाइल को ओपन करते हैं तो जो फाइल एक्सेस फाइल वहाँ पर अपीयर होती है वो होती है डेटाबेस विंडोज़ को बोलते हैं। और MS एक्सेस के भी कुछ क्वेश्चंस हमारे पास जो हैं वो बनते हैं। MS एक्सेस में बोलते हैं कि MS एक्सेस में जो है वो रिलेशनशिप भी होते हैं। तो हाउ मैनी टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन MS एक्सेस। तो MS एक्सेस में अगर आप रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें जो है वो 3 तरह के रिलेशनशिप जो है वो होते हैं। 3 तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसमें एक 1-to-1 रिलेशनशिप होता है, यहाँ पर लिखूँ तो 1-to-1 रिलेशनशिप होता है, 1-to-many रिलेशनशिप होता है और many-to-many रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पर होता है। MS एक्सेस में हमने और भी क्वेश्चन जो था वो पढ़े थे। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट को देखेंगे जो हमने कंप्यूटर की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, तो यहाँ पर हमने देखा था कि MS एक्सेस में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर कोई टेबल बनाना है आपको, तो टेबल को जो है वो आप 2 तरह से बना सकते हैं। एक जो है वो डेटाबेस व्यू से बना सकते हैं, एक जो है वो आप डाटा शीट व्यू से बना सकते हैं और एक डिज़ाइन व्यू से जो है वो बना सकते हैं। इसमें अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें जो है वो एट्रीब्यूट होते हैं, रिलेशनशिप होते हैं, फील्ड डाटा होता है, प्राइमरी की होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें MS एक्सेस में जो है वो होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मोड्स मीडियम स्पोर्ट 2-वे ट्रैफिक बट इन 1 डायरेक्शन एट अ टाइम। तो बोलते हैं इनमें से जो है, ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है वैसे JEE के एग्जाम में। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संचार माध्यम द्विपथ में सहायक है परंतु एक ही समय में एक ही दिशा में है। मतलब कम्युनिकेशन का मोड बताना है आपको, जो है तो 2-वे, परंतु एट अ टाइम आप 1-वे ही इस्तेमाल कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में ही मैसेज जो है वो उसमें दे सकते हैं। तो हाफ डुप्लेक्स जो आता है, हाफ डुप्लेक्स जो है वो ये सपोर्ट तो 2-वे को करता है, परंतु इसमें जो ट्रैफिक रहती है वो 1 डायरेक्शन एट अ टाइम जो है वो रहती है। अब देखो जो कम्युनिकेशन के चैनल होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। एक सिंप्लेक्स होता है, एक हाफ डुप्लेक्स होता है, एक फुल डुप्लेक्स भी होता है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन के चैनल जो हैं वो होते हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है, सिंप्लेक्स में जो डाटा फ्लो होता है वो 1 डायरेक्शन में ही फ्लो होता है। जैसे कि रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया। रेडियो टेलीविज़न में सिर्फ और सिर्फ आपको सुनने को मिलेगा, आप अपना सुना नहीं सकते वहाँ पर। हाफ डुप्लेक्स में हो गया 2-वे कम्युनिकेशन होती है, परंतु एट अ टाइम 1-वे में ही होती है। जैसे कि वॉकी टॉकी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वॉकी टॉकी में आप मैसेज भेज भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, परंतु इसमें ऐसा है कि पहले मैसेज भेजेंगे, मैसेज पहुंचेगा, फिर मैसेज रिसीव होगा आपको जाकर। और एक आता है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में बोथ वे होता है, और जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, आप बोल भी सकते हैं, तत्काल सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है। तो इस तरह से ये सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स है। आगे बोलते हैं व्हेन डिस्प्लेइंग अ वेब पेज द एप्लीकेशन लेयर यूजेस विच प्रोटोकॉल। तो बोलते हैं कि जब एक वेब पेज प्रदर्शित होता है तो अनुप्रयोग स्तर किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो है वो करता है। तो ये जो है वो HTTP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल जो है वो करता है। HTTP का क्या मतलब है, HTTP का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
HTTP जो है वो इंटरनेट का एक इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसका पूरा नाम आपको पता चल गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। और इसमें क्या होता है, जो आपका वेबसाइट होती हैं, जो भी इंटरनेट पर चीज़ें होती हैं, उनको जो है ये मूव करने में जो है वो हेल्प करता है। वैसे यहाँ पर FTP भी दिया गया है। FTP का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। इसका पूरा नाम जो है वो आपने ध्यान रखना है। और उसी तरह आपने SMTP भी है, इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये इसका पूरा नाम जो है वो होता है। तो ये आपने फुल फॉर्म एब्रीविएशन जो है वो यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। देखो, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के साथ आप और एग्ज़ाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, जैसे कि आप अपकमिंग आपके पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर 1 है, या फिर आप तैयारी कर रहे हैं अपना HPRCA के TGT JBT जैसे एग्ज़ाम्स के लिए, या फिर किसी और एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अच्छा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम की अगर हम बात करते हैं जो अभी होने जा रहा है, तो ये जो हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ है, इसका टेस्ट सीरीज़ ग्रुप भी बनाया गया है। इसमें पेपर 1 की और पेपर 2 की एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ आपके साथ शेयर की गई है। वहाँ से आप प्रैक्टिस जो है वो इजीली कर सकते हैं। मतलब अगर आपने पढ़ लिया है, आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो और अपने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज़ हमारी ज्वाइन की है, तो आपको प्रैक्टिस सेट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भी मिल जाएगा। ये दोनों का होगा, पेपर 1 का भी होगा, अभी पेपर 2 का भी होगा। ये अपलोड कर दिया गया है 10 तारीख को, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स इंक्लूड, तो बोलते हैं डेटा सुरक्षा आशंकाओं में शामिल है। डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स में जो है वो क्या इनमें से शामिल है? अगर हम डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें जो है वो प्राइवेसी इन्वेजन जो है वो सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो है। डेटा सिक्योरिटी में प्राइवेसी इन्वेड कर ली जाती है, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो यही इसका आंसर होगा। और ये जो दिया गया है यहाँ पर हार्डवेयर फेलियर, फ्रॉडलेंट मैनिपुलेशन डाटा, ये इसमें नहीं होगा, सिर्फ प्राइवेसी इन्वेजन ही होगा। ऑल ऑफ दिस कभी भी गलती से मत कर देना। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच फंक्शन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री, तो इनमें से कौन सा फंक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है? अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, तो 34 का जो है वो ऑप्शन बी नॉट फंक्शन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। अच्छा, ये फंक्शन किस तरह के हैं? अब देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का तो आपको पता चल गया। यहाँ पर हम गेट भी जो है वो पढ़ते हैं, फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, कंप्यूटर में भी पढ़ते हैं। तो लॉजिक गेट्स जो हमारे पास आते हैं उसमें जो है एक नॉट गेट भी हमारे पास आता है। इसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। इन्वर्टर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें इन्वर्ट हो जाती हैं चीज़ें, जैसे कि ये इसका वुलन एक्सप्रेशन जो है वो बनता है। मैं यहाँ पर बना ही देता हूँ इसको। इसमें 0 अगर आप डालेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, और 1 डालेंगे तो 0 आ जाएगा। इस तरह से जो है इसका जो है वो एक्सप्रेशन बनता है। इसको इस तरह से भी लिख देते हैं, इस तरह से लिख देंगे, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। ये जो डैश है इसका मतलब इन्वर्ट है कि चीज़ें इन्वर्ट जो है वो हो जाती हैं। और वैसे ही हमारे पास एंड गेट भी आता है। एंड गेट का जो एक्सप्रेशन बनता है वो किस तरह से बनता है? एंड गेट में आपको पहले तो ये एक सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, इस तरह से लिखना है आपको। यहाँ पर 1 होगा लास्ट में, और 0 1 0 1 यहाँ पर लिखना है। एंड गेट में जो है वो मल्टीप्लाई कर जो है वो रिजल्ट आता है। अगर 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 1 से करेंगे 0 आएगा, 1 को 0 से करेंगे 0, और 1 को 1 से करेंगे तो 1। ये इसका एक्सप्रेशन जो है वो रहता है एंड गेट का। एंड गेट का इस तरह से एक्सप्रेशन रहता है A.B, यानी कि मल्टीप्लाई कर। और गेट जो आता है तो और गेट का एक्सप्रेशन भी ऐसे ही रहता है, बस चीज़ें प्लस हो जाती हैं यहाँ पर, ठीक है। इसका x = a + b कर जो है वो आ जाता है। तो a + b मतलब यहाँ पर 0 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 को 1 से करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 0 से करेंगे 1, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये सिंपल एक्सप्रेशन मैंने बताया, अगर पढ़े होंगे तब चीज़ें इजीली समझ आ गई होंगी, मतलब रिवाइज हो गई होंगी चीज़ें। आगे देखिए, बोलते हैं विच प्रोवाइड्स अ मीन्स टू मैनेज लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एफिशिएंसी, तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा बड़ी मात्रा में डाटा के कुशलतापूर्वक प्रबंधन का एक साधन है जो उपलब्ध कराता है? 35 का जो है वो ऑप्शन बी डाटा स्ट्रक्चर जो है वो हो जाएगा। डाटा स्ट्रक्चर जो है वो डाटा को एफिशिएंटली जो है वो मैनेज करने के लिए जो है वो हेल्प करता है। अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच रजिस्टर इज़ यूज्ड एज अ वर्किंग एरिया इन CPU, तो बोलते हैं कि CPU में जो है वो इनमें से कौन सा रजिस्टर जो है वो काम करता है वर्किंग एरिया में? तो बोलते हैं कि अगर हम रजिस्टर्स की बात करते हैं तो 101 का जो है ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
एक्यूमुलेटर यानी कि संचायक जो है वो सही आंसर है। संचायक एक्यूमुलेटर जो है वो यूज़ होता है वर्किंग एरिया इन सीपीयू में। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RISC इन कॉन्टेक्स्ट विद कंप्यूटर आर्किटेक्चर। तो कंप्यूटर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो RISC का पूरा नाम जो है वो क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ऑप्शन डी सही आंसर है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये जो है वो इसका पूरा नाम होता है RISC का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अ सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको SSD भी बोलते हैं यूजेज डैश मेमोरी इंटरनली टू स्टोर डाटा एंड प्रोवाइड्स एन इंटरफेस सिमिलर टू अ मैग्नेटिक डिस्क। तो बोलते हैं एक सॉलिड स्टेट ड्राइव डाटा के भंडार के लिए आंतरिक डैश स्मृति का उपयोग करती है और एक चुंबकीय डिस्क के समान ही अंतराफलक प्रदान करती है। तो 103 की अगर हम बात करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा, 103 का जो है वो सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्लैश मेमोरी जो होती है एक जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसमें यूज़ जो है वो होती है फ्लैश मेमोरी। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज़ वॉलेटाइल इन नेचर। तो मेमोरी भी वॉलेटाइल होती है और नॉन वॉलेटाइल भी जो है वो होती है। यहाँ पर वॉलेटाइल टाइप ऑफ मेमोरी पूछा गया है तो रैम जो है वो वॉलेटाइल टाइप होती है, ऑप्शन सी सही आंसर है। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है? वॉलेटाइल का मतलब है कि ये टेम्परेरी स्टोरेज जो है वो इसमें रहती है। रोम किस तरह की मेमोरी होती है? रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब ये एक परमानेंट स्टोरेज जो है वो यहाँ पर रहती है। यहाँ पर फ्लैश मेमोरी भी दिया गया है ऑप्शन में। तो फ्लैश मेमोरी कहाँ पर इस्तेमाल होती है? ये होती है डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन, प्रिंटर्स में जो है वो इस्तेमाल जो है वो होती है। और हार्ड ड्राइव का तो आपको पता ही है, जो हार्ड डिस्क होती है वो आपकी कौन कौन से उसके एग्जाम्पल जो है वो आ जाते हैं, उसके बारे में आपको पता है। जैसे कि आपकी ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है और नॉन वॉलेटाइल में इसमें मैग्नेटिक्स का जो है इस्तेमाल किया जाता है, CD टाइप में जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम बात करते हैं मेमोरी में भी प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरीज जो है वो होती है, तो ये किसका एग्जाम्पल आता है? तो ये जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज का जो है वो एग्जाम्पल जो है वो आता है। अगला 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं अ डेटाबेस इज़ अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो बोलते हैं कि एक डेटाबेस में तार्किक संरचना का औपचारिक अंकन है। तो एक डेटाबेस स्कीमा हो जाएगा, डेटाबेस स्कीमा इज़ अ फॉर्मल डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। आगे बोलते हैं अ डैश इज़ अ कैंडिडेट की चूजन बाय द डेटाबेस डिज़ाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल्स विद इन अ रिलेशन। तो बोलते हैं डैश एक रिलेशन में टप्पलों को विशेष रूप से पहचानने के लिए डेटाबेस अभिकल्प द्वारा चुनी जाने वाली कैंडिडेट की है। तो 106 का जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्राइमरी की। अब प्राइमरी की इज़ अ कैंडिडेट की चूजन बाय अ डेटाबेस डिज़ाइनर टू यूनिकली आइडेंटिफाई द ट्यूपल्स विद इन अ रिलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इन रिलेशनल अलजेब्रा इफ़ अ सिंबल, इस तरह का सिंबल दिया गया है, रिप्रेजेंट द ज्वाइन ऑपरेशन, और यहाँ पर एक और सिंबल दिया गया है रिप्रेजेंट द सिलेक्ट ऑपरेशन, और उसके बाद एक और सिंबल थीटा कर दिया गया है, इज़ अ प्रिडिकेट देन फॉर द रिलेशन R एंड S। तो इस तरह का हाई लेवल का थोड़ा क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड कम है कि पूछा जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टेंट्स इन अ डेटाबेस टेबल इज यूज्ड टू क्रिएट अ कैंडिडेट की। बोलते हैं कि निम्नलिखित में से डेटाबेस सारणी में कौन सा प्रतिबंध एक कैंडिडेट की को उत्पन्न करने के लिए उपयोग जो है वो होता है। तो 108 का जो है वो सी सही आंसर हो जाएगा, यूनिक। बोलते हैं अ यूनिक कॉन्स्टेंट इन अ डेटाबेस टेबल इज यूज्ड टू क्रिएट अ कैंडिडेट की। आगे बोलते हैं व्हाट डज BLOD मीन इन कॉन्टेक्स्ट विद डेटाबेस टेबल कॉलम टाइप। तो बोलते हैं कि डेटाबेस सारणी कॉलम प्रकार के संबंध में BLOB का क्या अर्थ है। तो BLOB का मतलब क्या है यहाँ पर? इसका मतलब है बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट। 109 का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट इसका मतलब है। आगे बोलते हैं अ सुपर की इज सेड टू बी अ डैश की इफ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ इट इज अ सुपर की। बोलते हैं अ सुपर की इज सेड टू बी अ कैंडिडेट की, ऑप्शन डी जो है वो 110 का सही आंसर हो जाएगा, इफ नो प्रॉपर सबसेट ऑफ इट इज अ सुपर की। आगे बोलते हैं अ डैश इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन दैट अपीयर्स एज अ सिंगल इंडिविजुअल यूनिट
टू द यूज़र। तो बोलते हैं 111 का जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा। अ ट्रांजैक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ डेटाबेस ऑपरेशन दैट अपीयर्स एज अ सिंगल इनविजिबल यूनिट टू द यूज़र। यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पर बताना है करेक्ट कौन सा है। ऑप्शन सी प्राइमरी की, कैंडिडेट की, सुपर की, ये जो है वो सीक्वेंस सही दिया गया है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाउज इन SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू फिल्टर द रिजल्टेंट रोज ऑफ द क्वेरी एज पर द गिवन कंडीशन। तो बोलते हैं कि SQL सेलेक्ट कथनों में निम्नलिखित में से कौन सा क्लॉज का उपयोग दी गई परिस्थितियों के अनुसार क्वेरी की परिमाणी रो को फिल्टर करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है ऑप्शन सी वेयर, WHERE, ये जो है वो किया जाता है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रीनेम अ टेबल कॉलम। तो SQL स्टेटमेंट बोलते हैं जो कि रीनेम अ टेबल कॉलम को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो 114 का ऑप्शन बी अल्टर टेबल, ALTER टेबल, ये जो है वो इस्तेमाल होती है SQL स्टेटमेंट। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग DDL SQL कमांड। तो इनमें से कौन सी जो है वो DDL SQL कमांड जो है वो आती है। तो 115 का जो है वो ऑप्शन डी अल्टर, ये जो है वो DDL SQL कमांड जो है वो आती है। DDL का मतलब है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो कमांड्स आती हैं वो क्रिएट, ड्रॉप कर आती है, ड्रॉप डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अल्टर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होती है, अल्टर ऐड करने के लिए जो है वो इस्तेमाल जो है वो होती है। और अल्टर जो है मॉडिफाई करने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल होती है। अल्टर को डिलीट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है वैसे। तो DDL में क्रिएट भी आता है, ड्रॉप भी आता है, अल्टर भी आता है। यहाँ पर जो है वो हमारे पास इंसर्ट एक कमांड जो है वो दी गई है, ये DML की कमांड जो है वो आती है, DML की कमांड आती है। अपडेट यहाँ पर दिया गया है तो अपडेट भी DML की कमांड जो है वो आती है। यहाँ पर डिलीट दिया गया है तो DML की ही ये कमांड जो है वो आती है। तो एक तो आपने DDL कमांड पढ़ लिया, DDL SQL कमांड। मैं DML भी बता रहा हूँ आपको। DML का पूरा नाम है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की ये कमांड्स हैं। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट SQL स्टेटमेंट टू डिलीट अ डाटाबेस टेबल। तो डाटाबेस टेबल को डिलीट करने के लिए इनमें से कौन सा जो है वो यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट SQL स्टेटमेंट। तो करेक्ट जो है वो इनमें से है ड्रॉप टेबल, और टेबल का नाम जो है वो वहाँ पर डाल दो। ड्रॉप टेबल, टेबल नेम यहाँ पर इंसर्ट कर दो। ये करेक्ट SQL कमांड है टू डिलीट अ डाटाबेस टेबल। मैंने आपको क्या बताया था अभी DDL में कि ड्रॉप कमांड भी होती है जो कि डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। बस उसी कमांड का यहाँ पर इस्तेमाल, उसी स्टेटमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो किया गया है। इतना सा आप यहाँ से ध्यान रखना। जब तक HPSSC पेपर लेता था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, तो उसने तो बहुत हाई लेवल कर दिया था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, परंतु पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो पहले पेपर लिया था उसका इतना हाई लेवल नहीं था। अभी जो पेपर लेगा उसका क्या लेवल होगा वो तो अभी पता चलेगा कि किस तरह का लेवल जो है ये रखता है। और यहाँ पर आपके मन में एक और डाउट होगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का पेपर है उसका शेड्यूल 18 तारीख बताया गया है, वो होगा पेपर उस दिन या नहीं होगा। देखो पेपर की सिंपल सी बात है कि अभी सीज फायर, युद्ध विराम भी जो है वो हो चुका है। दूसरा कि पेपर रोल नंबर वैसे तो 15 दिन पहले जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन जारी कर देता है। अभी 7-8 दिन बचे हैं तो कुछ नहीं कह सकते, हो सकता है रोल नंबर आ जाए आपका, क्योंकि ऑफिशियली तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं डाली है कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। अगर कोई नोटिफिकेशन डाली जाती है तो हम आपको अपडेट जो है वो कर देंगे, टेलीग्राम पर भी आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको अपडेट दे दी जाएगी अगर पेपर कैंसिल होता है, यहाँ पर भी हम आपको बता देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।